after the session. I will take your doubt. I will take your doubt after the session. Now, okay. Biggest mistake. We are going to do biggest mistakes in investing. What are the biggest mistakes in investing? हम इसको करेंगे आज, देखते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहला मिस्टेक, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है इंसान की, दैट इज स्टार्टिंग लेट। कुछ लोग 30 में, 35 में, 40 में, 50 में, कोई लोग तो 60 में, कोई लोग ऐसे होते हैं जब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद समझ में आता है कि हमने इन्वेस्ट किया ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई इंसान 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 इसके बीच में कहीं भी स्टार्ट कर दे इन्वेस्टिंग, उसके लाइफ में फाइनेंस कभी प्रॉब्लम नहीं होगी नहीं उसके लाइफ में प्रॉब्लम। तो प्लीज मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इन वॉट एवर द एज यू आर नाउ, यू कैन नॉट गो बैक, बट एटलीस्ट फॉर द फ्यूचर, आज से ही। अब अर्ली आपके लिए क्या हो सकता है? टुडे इज द अर्ली। अभी नया महीना स्टार्ट हुआ है, नया दिवाली के बाद का हमारा पहला महीना है, आपके लिए नई सैलरी अभी आएगी 10 तारीख के आसपास, सबकी जनवरी आती है, यहीं से स्टार्ट कीजिए सेविंग। जितनी जल्दी आप सेविंग को स्टार्ट करेंगे लाइफ में, उतने ज्यादा ईयर्स की कंपाउंडिंग आपको मिलती है। कंपाउंडिंग में एक बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत को जिसने अपने लाइफ में ले लिया, आप सेव ज्यादा नहीं कर सकते, आप सेव ज्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज आप सेव उतना ही कर सकते हैं जितनी आपकी इनकम है, उसी के हिसाब से आपको एक्सपेंसेस के बारे में। लेकिन कंपाउंडिंग का एक बेनिफिट है, जो कम सेव करके भी आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो प्लीज टेक द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग, स्टार्ट अर्ली इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल प्लीज। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू। सेकंड थिंग, जो जनरली जो लोग खासकर इक्विटी में आते हैं, प्रॉपर्टी में, कहीं भी, दे वांट टू गेट रिच। सर अब तो हमारे पास उतना टाइम ही नहीं बचा। आप बताइए ना, जब पिछले 20 साल में नहीं कुछ हुआ, आप जब मैं कहता हूँ चलो 20 साल करेगा, सर 20 साल तो बहुत लंबा समय। आप सोचो कि पिछला 20 साल कब निकल गया, शायद आपको पता भी नहीं चला होगा। याद करो, अगले 20 साल भी निकल जाए, जब ये पता है कि क्या इसके सिवा कोई और ऑप्शन है, क्या 10 साल वाला आपके पास कोई ऑप्शन है, क्या 5 साल वाला कोई ऑप्शन है, क्या 3 साल वाला कोई ऑप्शन है जिसमें आप रिच हो जाएंगे। अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको 20 साल वाला ऑप्शन बता रहा हूं, प्लीज यूज इट, प्लीज यूज इट। इफ यू हैव बेटर ऑप्शन देन गो फॉर दैट। लेकिन ऑप्शन ना होना और एक ऑप्शन होना, तो इसमें से आप क्या चूज करेंगे? वेयर यू हैव द ऑप्शन। इफ यू हैव बेटर, अब 2 ऑप्शंस हैं तो उसमें आप बेटर पे जाते हैं, दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हाँ जी, मैं अपने एक जनरल मिडिल क्लास आदमी रिच बनने के लिए इक्विटी के सिवा और कोई ऑप्शन, अगर आपके पास है तो फिर गो फॉर दैट। ऑप्शन ही नहीं है, आप पैसे को सेविंग अकाउंट में रखे हैं, एफडी में रखे हैं, पॉलिसीज खरीद रहे हैं, तो उन ऑप्शन से तो रिच कभी होंगे नहीं। तो व्हाई नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग। जितनी जल्दी आप बेनिफिट के लेंगे और जितने लंबे समय तक वहां बने रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। प्लीज डू नॉट ट्राई टू बिकम रिच इन वन डे। किसी ने नहीं किया, आप कहां से करेंगे? बिरला जी ने नहीं किया, टाटा जी ने नहीं किया, रिलायंस के मालिक धीरू भाई अंबानी जी ने नहीं किया। सबने टाइम दिया है, सबने टाइम दिया है इन डिफरेंट डिफरेंट वे। आज आपको मुकेश अंबानी बहुत अमीर लगते हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं होगा कि उनके पिताजी ने कितना टाइम दिया होगा टू बिल्ड द इक्विटी ऑफ रिलायंस। नाउ एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे बीच में है, हम लोग 90% जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो जनरली टीचर्स हैं, और हमारे टीचर्स में एक बहुत बड़ी कमी है। हमको लगता है हमें सब कुछ आता है। हम टीचर्स में ऐसा होता है, हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है। प्लीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमारे अंदर रीडिंग हैबिट नहीं है, अगर हम नहीं पढ़ेंगे, अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे, अगर हम नई नई चीजें नहीं देखेंगे, अगर हम अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे, तो हमें दिक्कत होगी, हमें दिक्कत होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी मैं किसी के साथ बात कर रहा था, मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझा नहीं पाया, बिकॉज मैं उनको बोल रहा था कि 5 साल का बच्चा 6 साल के बच्चे की एजुकेशन के लिए
उनको लगता है कि आज क से ग तक बच्चे को आ गया, ए से जेड तक बच्चे को आ गया है, 1 to 100 लिखना आ गया, 2 का टेबल आ गया, तो बच्चे को बहुत अच्छा आ गया। नो, दिस इज नॉट एजुकेशन एट ऑल। ये टेंजिबल एजुकेशन है, टेंजिबल, आपको दिखता है इसलिए लगता है हाँ हाँ इस बच्चे को ये आता है। ये एजुकेशन प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में एक टाइम पे होती थी। अब एजुकेशन में बहुत चेंजेज आ रहे हैं। आपका क्रिएटिविटी पे बात आ रही है, आपकी कम्युनिकेशंस पे बात आ रही है, आपके थिंकिंग प्रोसेस पे बात आ रही है। और जब तक ये चीजें आप अडॉप्ट नहीं करेंगे, बच्चे की क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं देंगे, वो टेंजिबल नहीं होगा, वो इनटेंजिबल होगा। आप उसको नहीं जज कर पा रहे, इसका मतलब नहीं अब स्कूल वालों ने 2 दिन वर्कशॉप कराई आपके बच्चे की, या 3 दिन आपके बच्चे को घूमने दे गया, आप स्कूल में प्रिंसिपल को जाकर डांटना है, वो क्या कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही स्कूल में। फिर बेचारा स्कूल का प्रिंसिपल क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा आपके लिए, आपके बच्चे के लिए कुछ नहीं करेगा वो। मतलब देख के अगर आपके बच्चे को वो लेजर वैली पार्क घुमाने ले गया, या वो एक इनटेंजिबल एजुकेशन है जो आपको समझ में नहीं आ रही, उसके अंदर जो एक उसका कहते हैं ना पीयर डीलिंग, कम्युनिकेशन, देन डिसिप्लिन, जो ये सारी चीजें उसके अंदर आएंगी, वो आप नहीं समझ पाएंगे। वो किताब में पढ़ा के अच्छा बच्चे झूठ नहीं बोलते, अच्छा बच्चे बड़ों को सलाम करते हैं, ये बोल के नहीं होता, ये करके होता है, हमें करना पड़ता है। तो प्लीज हमें नए न्यू एजुकेशन सिस्टम के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, हमारे न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में, इक्विटी मार्केट के बारे में, सम साइकोलॉजिकल थ्योरीज, व्हाटएवर यू कैन डू डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट एरिया, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू कैन गिव, प्लीज एजुकेट योरसेल्फ, प्लीज पढ़ने की हैबिट डालिए। कुछ ना हो तो एटलीस्ट हिंदी, इंग्लिश, कोई भी एक न्यूज़पेपर जरूर मंगाइए, उसी को पढ़िए, उसी को पढ़िए। एक नई न्यूज़पेपर लगता है नहीं मैं न्यूज़पेपर नहीं, एक मैगजीन, महीने में एक मैगजीन, कोई भी, मे भी प्रतियोगिता दर्पण, मे भी कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, मे भी एनी मैगजीन, लगता है कि मैं रोज न्यूज़पेपर, मैगजीन आपके बैग में पड़ी रहेगी, कभी भी आप उसको पढ़िए, लेकिन प्लीज गिव टाइम टू एजुकेट योरसेल्फ, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग इन इन्वेस्टिंग, व्हाट we have to control our emotional spending। ये जो इमोशनल स्पेंडिंग है ना, ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, सबसे बड़ी दुश्मन। गए कहीं, पता चला कि हाँ जी हम नैनीताल घूम रहे हैं और वहां पे एक छाता लटका हुआ, बड़ा अच्छा लगा, आप ना बारिश हो रही है ना धूप हो रही है, आपको पता है घर पे 2 छाते रखे हुए, लेकिन वो छाता अच्छा लगा इसलिए खरीद लिया। मैं फिर कहता हूं, हमें अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान देना है, हैप्पीनेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा कहा देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ हैप्पीनेस। सबसे पहले यू हैव टू मीट योर प्रेजेंट नीड, देन यू हैव टू प्लान फॉर योर फ्यूचर नीड, you have to plan for your future need, and once your future needs are fulfilled, जब उसके लिए पूरा प्रोविजनिंग हो जाए, then spend money on present luxuries। अगर हम अपनी लग्जरीज पे स्पेंड करना शुरू कर देते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर आवर फ्यूचर नीड्स, अकाउंट्स के लोग समझ में आएंगे, हमें हमेशा प्रोविजंस बनाने होते हैं। तो अगर वो प्रोविजंस नहीं बनाए हैं एंड वी आर डूइंग द इमोशनल स्पेंडिंग, ये हमेशा चलो जी सोफे को अपग्रेड कर देते हैं, चलो जी बेडशीट चेंज कर देते हैं, चलो जी कर्टन चेंज, क्या कर्टन चेंज करना चाहिए? एक होता है कर्टन खराब हो गए, उसको मजबूरी है, गिर रहा है तो चेंज करना, एक होता है नहीं जी अपग्रेड करना है। मैं भी कहता हूं अपग्रेड करना चाहिए, एकदम मैं इसका पूरा, लेकिन अपग्रेड तब करना है जब लगता है कि हाँ जी अब फ्यूचर में मेरे मेडिसिन का व्यवस्था हो गया, मेरे को रहने की व्यवस्था हो गई, मैं रिटायरमेंट के बाद मुझे पैसे किसी से नहीं मांगने पड़ेंगे। इफ ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डन, बिकॉज दोज आर द नेसेसिटीज, you have to think about the luxuries only after meeting the necessities। your necessities are not being planned और आप अपने लग्जरीज पे स्पेंड कर रहे हैं, तो फिर कहते हैं हम एजुकेटेड हैं, हम बड़े वो हैं। अच्छा कई लोग तो बड़े अच्छे सर भविष्य क्या क्या देखा है, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, ठीक है जी मत रहिए, फिर आपको तो फाइनेंस की क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से जीजिए, आप कोई, उनके एजुकेशन उसी के लिए होता है जो विजुअलाइज कर पाए फ्यूचर को। एजुकेशन हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, हम प्रेजेंट में कुछ चीज करते हैं टू इम्प्रूव आवर फ्यूचर, टू मेक आवर फ्यूचर बेटर। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर तो कोई बच्चा 4 साल का है, इसको क्यों पढ़ाना, पता नहीं कोरोना वोरोना आ जाएगा मर जाएगा, क्या पढ़ाना, चलो इसको घूमने तो पार्क में, क्यों स्कूल में हजारों रुपए खर्च करते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन ऐसे मैं कहूंगा भाई फ्यूचर के सेव करो, अरे सर कल का क्या रखा है, आज तो जीने दो,
आप सोचो ना, फिर वो 4 साल का बच्चा बैठ के कार्टून देखना चाहता है, आप कहते हो बेटा नहीं जी पढ़ना है, होमवर्क करना है, क्यों जी उसको कर दो कुछ हो जाए, क्यों करते हो आप? तो वही चीज, वही लॉजिक आप दो जगह डिफरेंट हो जाते, क्योंकि आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं। बस दिक्कत क्या है कि आपका खुद पे कंट्रोल नहीं। प्लीज खुद पे कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप फिर कहते हैं ना तर्क नहीं देते, फिर आपको तर्क देना शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो प्लीज इमोशनल स्पेंडिंग को कम करिए, जितना हो सकता है कम करिए, थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। एंड मैं कहता हूं जितना करना है करिए, लेकिन ओनली आफ्टर मीटिंग योर फ्यूचर नीड्स। आपका जब रिटायरमेंट प्लान हो गया, आपके बच्चों की एजुकेशन हो गई, आपके फ्यूचर की मेडिसिन हो गई, आपके फ्यूचर का शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, फूड हो गया, जब आपको लगता है हाँ जी ये सब हो गया, नाउ पैसा कमाया किस लिए? चाहिए गोवा घूमने, दिक्कत क्या है? देखिए राजीव शर्मा जी के पीछे लोग गोवा के एकदम दिख रहा है मुझे, वहां जा राजीव शर्मा जी बैठे हुए। आप असली है नकली है सर? ये नजारा मेरी विंडो से दिखता है सर। हाँ जी। लेकिन नकली है, लेकिन तो नकली है, समझ गया नकली था है, मैं तो। नाउ नकली है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है एक, ये खासकर जितने, सॉरी मैं बोलूंगा आपको लगेगा, और अगर चाहे तो मैं, आप चाहो तो मैं पोल करवा सकता हूं। एक्चुअल में इंडिया में 90% बल्कि 95% या 98%, आई डोंट नो, आप पोलिंग करवा देते हैं, अभी वी हैव 71%, मुझे छोड़ दो तो 70 लोग होंगे। अर्निंग आज के टाइम पे लेडीज आर फुली इन्वॉल्व, बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, साथ लगी हुई हैं। मैंने खुद देखा है, मैंने 20 साल काम किया, नौकरी किया, मतलब मैंने कहीं भी लेडीज को नहीं देखा कि वो कहीं से भी कम है इन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्पेंडिंग दे आर मैनेजिंग, सेविंग्स दे आर मैनेजिंग। यहां 3 तक तो एकदम ठीक आता है। जब आता है इन्वेस्टिंग, ये जो चौथा पॉइंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अर्निंग लेडीज एकदम बहुत अच्छे से कर रही हैं, सब कुछ है, सब कुछ है, दे आर अर्निंग, स्पेंडिंग, सेविंग, यहां तक लेडीज को हमने। लेकिन जब इन्वेस्टिंग जो चौथा स्टेप है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो 4th स्टेप है, उसमें जाके हम लेडीज को या तो हम नहीं तो छोड़ते उनके ऊपर, या वो हमारे ऊपर छोड़, नहीं ये पैसा आप इन्वेस्ट करो। 99% लेडीज जो कमाती हैं, टीचर्स हैं, वो पैसा अपने हस्बैंड को दे देती हैं, इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, मतलब वही जानते हैं जी, वही वही वो, मुझे नहीं पता क्या करते हैं जी, वो करते हैं। क्या मैं सही हूं? क्या कोई, क्या मेरा डेटा कि हाँ जी 95% हो सकता है 1-2%, क्या कोई कह सकता है? जेंट्स है बताइए आपके घर की क्या सिचुएशन है, लेडीज बताइए कि हाँ आपकी खुद की क्या सिचुएशन है। यस एकदम सही है सर, एकदम सही है, ऐसे ही है सर। तो प्लीज प्लीज मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, ये पैसा आपने कमाया है, और मैं हमेशा कहता हूं लेडीज आर बेटर इन डिसीजन मेकिंग फॉर द फाइनेंस। अगर वो डिसीजन लेंगे तो देयर डिसीजन इन फाइनेंस इज ऑलवेज बेटर, ऑलवेज बेटर। ये मेरी स्टडी नहीं है, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी, देयर डिसीजन इन फाइनेंस इज ऑलवेज बेटर। तो प्लीज आप लोग अपने घर में उनको इन्वॉल्व कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे घर में आप कभी आके देखिएगा, मेरी वाइफ मुझे हर महीने के शुरू में बजट बना के दे देती कि जी इतना पैसा है इस महीने के खर्च का, ये मुझे दीजिए, और मैं चुपचाप बिना देखे उस बजट को बिना देखे, हाँ जी इतना पैसा दे दिया, काम खत्म। उस बजट के बनाने के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक हमारा क्या खर्च करा नहीं है, मेरे बच्चे जब मेरी वाइफ को बजट बनाते हुए देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि नहीं जी खर्च की एक लिमिट होती है, खर्च कितना करना है उस चीज को समझते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी आके मुझसे मांगने लगता है जी ये ला दो वो ला दो वो ला दो। वो एक एनवायरनमेंट घर में चलता है, उनको पता है कि हाँ जी हर चीज की एक लिमिट है, वेजिटेबल्स आने की लिमिट है, मिल्क लाने की लिमिट है, राशन लाने की लिमिट है, पेट्रोल खर्च करने की लिमिट है, बाहर खाना खाने की लिमिट है, मूवी देखने जाने कितना, ऐसा नहीं कि हम रोज जा सकते। एक बार देखा है अभी 2 महीने पहले गए थे तो अब नहीं जाना, पता है कितनी भी अच्छी मूवी आ जाए नहीं जाना जी, हमने बताया कि जी 3 महीने में एक बार जाना है, तो अब जी आपने देख लिया जी, अब बात 4 चौथे महीने में सोचिए। तो वो लिमिट जब तक आप फिट नहीं करेंगे तब तक दिक्कत आएगी। तो मैं आपसे कहूंगा इसके ऊपर एक स्लाइड मैंने आगे भी बनाई है, प्लीज लेडीज को ये जो चौथा स्टेप है, अर्निंग, स्पेंडिंग, इन्वेस्टिंग के बाद का जो 4th स्टेप है, दैट इज सेविंग के बाद का जो 4th स्टेप है इन्वेस्टिंग, इसमें इन्वॉल्व कीजिए अपने पार्टनर्स को। और लेडीज से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चाहे
ठीक है आपके हस्बैंड रहते हैं, लेकिन उनके साथ बैठिए, जानिए, थोड़ा सा बात कीजिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। हो सकता है कि आपके हस्बैंड के डिसीजन को आप इंप्रूव कर पाए, हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो एक और जो सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं, और खासकर मैंने बहुत आप लोगों से ही सीखा, ये भी देखिए क्या है, मेरी सारी जो थॉट प्रोसेस है वो वहीं से निकल के आता है, जो आपके मैसेजेस आते हैं, फीडबैक आते हैं, इसलिए मैं हर क्लास के बाद कहता हूँ प्लीज गिव द फीडबैक। जो आपकी इन्वेस्टिंग है दैट इज नॉट गोल लिंक्ड, प्लीज इन्वेस्ट विद गोल। सपोज आप कुछ शेयर्स खरीद रहे हैं किसी अकाउंट में, तो आप विजुअलाइज कीजिए कि ये शेयर्स मैं अपने रिटायरमेंट के लिए खरीद रहा हूं। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हैं तो आप विजुअलाइज कीजिए कि मेरी बेटी अभी 4 साल की है, ये जब 20 साल की होगी तो इसको मेडिकल का कोर्स करना है, इसको इंजीनियरिंग का करना है, इसको मुझे फॉरेन एजुकेशन भेजना है, इसकी मुझे शादी करनी है, इस पैसे के लिए, इसके लिए मैं, जब तक आपके पास एक ऐसी डायरी नहीं है जिसमें आपकी एवरी इन्वेस्टमेंट को गोल से लिंक नहीं किया है, तब तक आप पैसे को सेव नहीं कर पाएंगे। होगा क्या, किसी अच्छा गाड़ी खरीदनी है, अच्छा म्यूचुअल फंड से निकाल लेते हैं, लेकिन जब आपने उस म्यूचुअल फंड के साथ लिख के रखा है कि ये मेरी रिटायरमेंट का पैसा है, तो आपके दिमाग में आएगा मैं ये निकाल रहा हूं, मेरे रिटायरमेंट का क्या होगा। अगर आपने उसको लिंक करके रखा है कि नहीं जी ये पैसा मेरे बच्चे के एजुकेशन का है, आप गाड़ी खरीदते समय उस पैसे को जब निकालेंगे तो आपके पास 4 बार दिमाग में आएगा नहीं 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 मैं इसको निकालूंगा, नहीं नहीं मेरे बच्चे के एजुकेशन का क्या होगा। अगर आपने उसको लिंक करके रखा कि नहीं जी दिस इज फॉर द हाउस व्हिच आई विल बी बाइंग आफ्टर 10 इयर्स, मेरा एक ड्रीम घर है उसको मुझे खरीदना है, तो जब आप उस पैसे को किसी लेजर एक्टिविटी के लिए निकालेंगे फॉर एनीथिंग, तो उस समय आपके दिमाग में नहीं जी ये पैसा तो मेरे घर का है, मैं घर नहीं खरीद पाऊंगा। तो प्लीज whenever you are investing, either you are buying any policy or doing FD or doing RD or doing mutual fund or you are buying shares, whatever you are doing, प्लीज उस अकाउंट के पैसे को, मैंने कुछ शेयर खरीदे जी, इसके आधे हैं, आधे किस चीज के हैं, आधे मेरी बेटी की मैरिज के हैं, आधे किस चीज के हैं, मेरे रिटायरमेंट के हैं। अब उसमें से जब भी मैं किसी भी, मैंने घर बना रहा हूँ उसमें से पैसा निकालूंगा, यार मैं घर को छोड़ो ना, मैं इसमें फॉल सीलिंग नहीं करवाता हूँ, क्यों करवाऊंगा, तो या तो मेरे बच्चे के मैरिज अफेक्टेड होगी या मेरी रिटायरमेंट अफेक्टेड होगी, एकदम मेरे दिमाग में आएगा। अगर आपकी सेविंग्स, आपकी इन्वेस्टमेंट गोल लिंक्ड नहीं होंगी तो फिर आपको दिक्कत आएगी, ऑलवेज यू विल फेस प्रॉब्लम। तो प्लीज आज बैठिए अपने वाइफ के साथ, कल बैठिए, गुरु पूर्णिमा की छुट्टी है, बैठिए कि जी हमारे इस बैंक में इतने पैसे हैं, इस म्यूचुअल फंड में इतने पैसे हैं, इस और इसके पर्पस क्या है, उसको लिंक कीजिए कि इसका 30% बेटी के एजुकेशन का है, बाकी 30% बेटी के मैरिज का है। जब आप लिंक कर देंगे आप उस पैसे को किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। प्लीज हमेशा ध्यान रखिए, जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट आपके गोल के साथ लिंक नहीं होगी आपको दिक्कत आएगी। प्लीज लिंक योर इन्वेस्टमेंट विद द गोल्स, हर इन्वेस्टमेंट की गोल होनी चाहिए। नेक्स्ट एक ये बड़ा, खासकर ये भी मेरे का एफडी तोड़ दिया, गोल्ड सारा बेच दिया, कुछ कोई प्लॉट वॉट था वो भी बेच दिया, सारा पता चला सर ने तो इक्विटी के बारे में पढ़ाया, इक्विटी अच्छा है। देखिए मैंने जब पढ़ाया तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई, मैंने आपको बताया कि इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करना है योर 100 माइनस योर एज, ये मैंने आपको पहले दिन बताया। समझिए जब तक आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं सीखेंगे तब तक आपको दिक्कत आएगी। आज इक्विटी मार्केट, मैंने आपको, अगर आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे जाके देखेंगे, मैंने आज के 3 महीने पहले बताया था मेरा टारगेट इक्विटी का है, जो निफ्टी का है वो 21,000 का है। आप सर्च कर लीजिए, 21,000 का टारगेट दिया हुआ है, और कोई बोल दे कि हाँ जी सर, किसी ने देखा हुआ है वो वीडियो, हाँ या ना देखा हुआ है, ठीक है। जब वो 15,000 थी, नीचे जा रही थी, लोग कहते हैं सर ये कहाँ 21,000 की बातें कर रहे हैं। आज 8,500 18,500 पे पहुंचने वाला है, 18,000 के ऊपर चला गया, 21,000 होगा होगा होगा। क्यों होगा? क्योंकि मुझे पता है, मैं एनालिसिस करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं काशी का ब्राह्मण हूं तो मैंने कोई प्रेडिक्शन किया, नो, दिस इज नॉट प्रेडिक्शन, दिस इज एनालिसिस, प्योर रेवेन्यू बेस्ड एनालिसिस, प्योर फंडामेंटल एनालिसिस, जो मुझे समझ में आता है। अनलेस अंटिल कोई चाइना ताइवान हो गया, कोई बम फट गया, वो अलग बातें होती हैं। नॉर्मल सिचुएशन में ये मार्केट 21,000 की तरफ जा रहा है।
आज हमारा 18,000 पे है। अब मार्केट जब 21,000 के पास जाएगा, मैं क्या करूंगा मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ही 20,000 के आसपास आना शुरू होगा, मैं अपने कुछ फंड्स को इक्विटी से डेट में ट्रांसफर करूंगा। अगर आप में से कुछ लोग जुड़े हैं तो कुछ दिन पहले मैंने अपने डेट से इक्विटी में ट्रांसफर किया था, तो भी मैंने बताया था कि मैंने कुछ अपनी एफडीज तोड़ी हैं और मैंने इक्विटी में ट्रांसफर किया है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट वाज लुकिंग चीपर। वो मुझे सस्ता लग रहा था, मुझे ज्यादा शेयर्स मिल रहे थे, ज्यादा यूनिट्स मिल रहे थे, मैंने उसको खरीदा। अब जैसे ही मार्केट 20,000 के आसपास जाएगा, दो टारगेट इज 21,000, मैं वहां से कुछ इक्विटी में करूंगा, बिकॉज आई हैव टू मेक माय मार्केट माय पोर्टफोलियो लाइक दैट कि 100 minus my age should be invested into equity. Balance should be somewhere in debt, somewhere in gold, जो भी मेरे अपना इन्वेस्टमेंट करके रखता हूं। मैंने आप लोगों को बेसिक्स क्लास में बहुत बार बताया है। तो प्लीज इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करिए। अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। दूसरी चीज, अब जब आप शेयर्स में डिसाइड कर लेते हैं कि सपोज 60% ऑफ योर पोर्टफोलियो, 70% ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी इन इक्विटी, तो भाई ऐसा ना हो कि सारे, जैसे अभी राजीव ने बताया कि उन्होंने 20 शेयर खरीदे। जब वो 20 शेयर खरीदेंगे तो होगा क्या? मेरे साथ क्या हुआ, मैंने बैंक वाले स्ट्रेटेजी से, ध्यान से सुनिए, बैंक की पीएसयू वाले स्ट्रेटेजी से मैंने 5 शेयर खरीदे, 5 शेयर 5% लगा दिए। अब हुआ क्या, मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा ने 40% दिए, बाकी जो हमारा अभी केनरा बैंक है उसने भी थोड़ा दे दिया, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी मेनली, ये अभी उसी प्राइस पे है, लगभग उसी के आसपास है, 10-20% ऊपर नीचे। ठीक है, अब होगा क्या, जब मुझे एक शेयर 80% देता है, बाकी 3 वही रह जाते हैं, वो कोई रिटर्न नहीं देते, मेरे सबने 20-20% दे दिया ना। एवरेज अगर देखेंगे, बिकॉज आउट ऑफ 4 1 हैज गिवन 80%, 3 आर एट देयर प्लेस, और एक ने 20-22-25%, तो मेरे को जो 20-22% का सीएजीआर चाहिए वो मिल गया। बिकॉज आई एम नॉट कंसर्न कि मुझे यूनियन बैंक ने कितना दिया, मुझे यूनियन बैंक से कोई रिश्तेदारी नहीं करनी है, कोई दुश्मनी नहीं करनी, मुझे तो मेरे पोर्टफोलियो को 20% से बढ़ाना है। तो मैंने 5 खरीदे, एक ने 20% 80% दे दिया, बाकी 4 अगर 5-5 7-7% भी दे दिए, तो मेरा 20% का सीएजीआर आ गया। अब आपके दिमाग में आएगा, सर क्यों ना हम बैंक ऑफ बड़ौदा में ही सारा पैसा लगा देते? जी, इतना बड़ा विद्वान मैं नहीं था, अगर मैं इतना बड़ा विद्वान होता तो मैं सारा पैसा, और फिर पता चला। तो प्लीज डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, अपनी एनालिसिस करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, तो आपका जो फंड है दैट विल गिव यू गुड रिजल्ट होगा। 2-4 नहीं चलेंगे, 2-4 हिलेंगे नहीं, लेकिन 1-2 भी आपको अगर आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न को दे देते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो रिटर्न पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं बता रहा हूं, आज के दिन में ही मैंने 2 शेयर बेचे। एक शेयर मैंने बेचा, कल परसों मैंने एक और शेयर बेचा था, मैंने शायद आप लोगों को मैसेज दिया था, एक्साइड इंडस्ट्री मैंने बेचा, मुश्किल से 1 महीने हुआ था, 10% मुझे मिल गया, काम खत्म, मैंने 10% खरीदा था, 10% मिल गया। आज मैंने बेचा, एक मैंने बेचा है, आई थिंक वो शेयर था मुथूट फाइनेंस, उसने मुझे 10% दिया 2 महीने में। तीसरा मैंने बेचा आज बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुझे कितना दिया, 80-85% दिया मुझे, करीब 7-8 महीने में। अब एवरेज देखूंगा तो इस तीनों ने मिलके मेरे 20% के सीआईजीआर के 5 शेयर का काम कर दिया, 5 का क्या बल्कि 8 का काम कर दिया, क्योंकि उन दोनों ने तो 10-10 दे ही दिया था। तो इस तरह से आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपको हर शेयर रिटर्न नहीं देगा, हर शेयर रिटर्न नहीं देगा, आपको पोर्टफोलियो रिटर्न को देखना, पोर्टफोलियो रिटर्न देगा। एनालिसिस करिए, कहीं सही होगा, कहीं गलत होगा, कुछ बढ़ेंगे, कुछ नीचे भी जाएंगे, कुछ वहीं रहेंगे, लेकिन पोर्टफोलियो रिटर्न विल बी एज एक्सपेक्टेड, अगर आपकी एनालिसिस सही है तो। ना एक और चीज, ये जो न्यूज बाबा है, अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे कटिंग भी भेजी, सर पीएनबी में पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कितने को आ गया। मैंने आपसे कहा था, देखिए एनालिसिस, पीएनबी जब 32 का था मैंने कहा खरीदो, जब 40 का था, देखिए आप लोग अपना चैट खोल लीजिए, जिसको मन करे एकदम लाइव है, आप लोग बोल सकते हैं, हाथ हैंड कर, मैंने 40 पे बिकवाया, फिर दोबारा वो 35 आया, मैंने कहा खरीदने का रेंज आ गया, फिर खरीदा, आज 43 आ गया। मैंने आपको बेचने का टारगेट भी दिया है, शॉर्ट टर्म भी दिया है, लॉन्ग टर्म भी दिया। शॉर्ट टर्म का है 52 के आसपास बेचेंगे हम लोग, शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग के लिए खरीदा है अभी 34 पे, उसको हम 52 पे बेच देंगे, और जो हमने लॉन्ग टर्म खरीदा है उसको हम जाके बुक वैल्यू के आसपास कहीं बेचेंगे आराम से। तो प्लीज न्यूज वाले क्या कह रहे हैं, अगर आप उसको सुनेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। न्यूज वाला कोई आपका दोस्त नहीं है, प्लीज इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। न्यूज पे जो वहां बैठे हुए हैं
वो हर एक आदमी, आप पूछिएगा कि एक चतुर्मोका जी हैं, एक भसीन जी हैं, एक रमीन जी हैं, ये लोग कौन है, इनकी आइडेंटिटी सर्च करिए। दीज ऑल आर ब्रोकर्स। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि आपसे खरीदने बेचने, खरीदे बेचे, जब आप जितना खरीदेंगे बेचेंगे, दे विल गेट दैट मच ऑफ रेवेन्यू। अगर आप नहीं खरीदेंगे या खरीद के बैठ जाएंगे, नहीं बेचेंगे, तो दे विल नॉट गेट रेवेन्यू। इनका काम है आपको किसी भी तरह से मोटिवेट, मैं ये नहीं कहता कि मिसगाइड करना, वो आपको कई बार आपसे चाहते हैं कि आप खरीदे बेचे, वो ऐसा काम करना है कि आप खरीदे बेचे, खरीदे बेचे, खरीदे बेचे, because then only they are going to get the benefit. If you will buying share, keeping it for 10 years, 20 years, 25 years, they are not going to get the benefit. They will get benefit only if there is transaction. So please avoid. क्या मैं टीवी नहीं देखता? मैं भी टीवी देखता हूँ, लेकिन टीवी से मैं देखता हूँ to learn new terminologies. कई बार ऐसा होता है किसी शेयर का उन्होंने नाम लिया तो उस शेयर को मैं खुद एनालिसिस करने लगता हूँ, देखता हूँ, तो इसलिए मैं टीवी देखता हूँ। पता चलता है उन्होंने कहा यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है, तो तुरंत मैंने उस शेयर को देखा सचमुच में क्रॉसओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उन चीजों के लिए मैं देखता हूँ, मैं उनके कहने पे ना खरीदता हूँ ना उनके कहने पे बेचता हूँ। एंड प्लीज अडॉप्ट दिस हैबिट, यू विल गेन अ लॉट। नेक्स्ट थिंग जो मुझे आपको बतानी है इन दिस सीरीज, वो है प्लीज आप अपने जो बजट है, खासकर जो घर का बजट है, कई बार सब्जी खरीदना, राशन खरीदना, तो आपके जो इस तरह के हैं कि बर्थडे पे कितना खर्च करेंगे। पता चला कि हाँ जी ताहिर अहमद जी का भी बर्थडे आने वाला है, तो ताहिर अहमद जी चलो जी केक ले आते हैं, चलो जी, नहीं, आपको सोचना पड़ेगा कि आपका बर्थडे आने वाला है, तो जी मैं 8,000 रुपए बर्थडे पे खर्च करूंगा या 10,000 खर्च करूँ। अब वो 10,000 में चाहे केक ले आओ, 5,000 का केक आ गया तो बाकी 5,000 आप डेकोरेशन पे खर्च कर लो, रिटर्न गिफ्ट पे खर्च कर लो, जो करना है। उसी तरह दिवाली एक्सपेंसेस, होली एक्सपेंसेस, क्लोथ्स पे, सर्विसेज पे करना है, जैसे एसी वगैरह की सर्विस होती है, क्या हमें कितने एसी यूज करने हैं, करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ज्यादा है तो क्या एक दो एसी ऐसे भी घर के हैं जो ठीक है जी लगे हुए हैं, लेकिन कभी मेरे घर में एक मेरा बेटा हॉस्टल में रहता है, वो एसी है 2 साल से सर्विस की जरूरत नहीं है, वो कभी आता है 10 दिन के लिए, उसके लिए मैं क्यों करना है उसको सर्विस, पता है कि बेकार है, सिर्फ ठीक है जब देखेंगे। तो इस तरह से आपको ना अपने बजट को आपको देखना पड़ेगा हर चीज में। अगर आप बजट को नहीं देखेंगे, बजट नहीं बनाएंगे, तो आपको हमेशा दिक्कत आएगी। मैंने आपको बताया कि अगर आप 200 रुपए सेविंग करते हैं, 250 रुपए सेविंग करते हैं, तो खैर थोड़ा ज्यादा हो गया, 300 मान लीजिए, तो आप जो है एक आईटीसी भविष्य के लिए खरीद लेते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब आप ये दिमाग में लगा दें कि यार ये 300 रुपए जा रहे हैं, एक आईटीसी जा रहा है, मेरे पोर्टफोलियो से एक आईटीसी जा रहा है, इस चीज को अगर आप सोचना शुरू कर देंगे, आपके फिजूल खर्ची अपने आप कम हो जाएगी। मेरी तो फिजूल खर्ची होती नहीं, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं होते पैसे होते हैं वो शेयर खरीद जाते हैं अपने आप, ना पैसे हैं ना कुछ फिजूल खर्ची होगी। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं, कई लोगों के साथ ये चीज होना शुरू हो गया होगा, इसका मैं मेरे को कि भाई जो फिजूल खर्ची होती थी, अब तो बता देता 10,000 हुआ जी, आज तो दिवीज लैब 8% नीचे गया था जी, खरीद लिया, अब खरीद लिया जी, अब कहां से फिजूल खर्ची होगी, सारी प्लानिंग खत्म, फिजूल खर्ची वाली सारी प्लानिंग खत्म, अपने आप पैसे ही नहीं थी। अब अगली सैलरी आएगी तो देखा जाए। तो इसलिए प्लीज अपने बजट्स को, खासकर जो आपके लग्जरी बजट्स हैं, मैं फिर कहता हूं उसको पहले से प्लान कर लो। आपके एनिवर्सरी के एक्सपेंसेस, आपके बर्थडे के एक्सपेंसेस, आपके ड्रेसेज जो आप खरीदा, जैसे कि सर्दियां आ रही हैं, चलो जी कुछ स्वेटर्स खरीदें, लेकिन पहले प्लान कर लो कि हाँ जी मैं 10,000 के खरीदूंगा, मैं 5,000 की खरीदूंगा। अब 5,000 में हो सकता है आपने एक जैकेट खरीद लिया, या हो सकता है आपने 1,000 के 5 स्वेटर खरीद लिए, हो सकता, अब वो आपको जाओ, वो आपकी मर्जी, लेकिन आप अपना बजट प्लीज फिक्स करें, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, मेरे मित्र हैं, मैं क्या होता है कई बार हम ना रिलेशंस को पैसे से बनाने की कोशिश करते हैं। कोई सामने वाला आपकी बुआ है, चाचा है, मामी है, नाना है, आप उसको पैसा दोगे तो आपका रिलेशन बना रहेगा, और नहीं दोगे तो क्या वो रिलेशन ना बने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस दिन तक आप दोगे, कभी ना कभी तो एक लिमिट आएगी जब आप नहीं दे पाओगे, आपके पास नहीं होगा। तो आपने 10 बार दिया, 11वें बार अगर नहीं दिया, वो रिलेशन खराब होना है, तो क्यों ना हम पहली बार ही खराब कर लें। जब हमें पता है कि ये रिलेशन का पूरा बेस ही है कि आप जब तक अच्छे हैं तब तक वो रिलेशन अच्छा है,
और जिस दिन भाई कभी तो होगा आपके लिमिट, कभी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी होगी कभी, तो अगर रिलेशन कोई पैसे की वजह से बन रहा है, कोई भी हो, मैं कहता हूं कोई भी हो, आपका भाई है, बहन है, चाचा है, नाना है, रिलेटिव है, कोई भी है, इफ रिलेशन को इस तरह से फ्रेम हुआ है कि जी पैसे दोगे तो रिलेशन है और रिलेशन नहीं दोगे तो रिलेशन, तो आज दिया ठीक है जी, आज उनके घर में एनिवर्सरी थी, आप जाके को दे दिया, कल उनका बर्थडे था, किसी दिन कुछ हुआ और आप नहीं जा पाए, या किसी दिन उन्होंने मांगा आप नहीं दे पाए, उस दिन पीछे का सारा खत्म, पास्ट सारा रुइन हो गया। तो क्या इस रिलेशन को बनाने की जरूरत है? उस रिलेशन को बनाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता उस रिलेशन को कोई बनाने की। तो प्लीज ऐसे रिलेशन से आप, ठीक है, मैं नहीं कहता कभी लड़ाई कीजिए, मैं नहीं कहता कि कभी किसी के साथ गलत वर्ड्स यूज कीजिए, हमेशा कहा जाता है कि दुश्मनी किसी से वैसी रखो कि दोस्ती हो जाए तो शर्मिंदा ना होना पड़े। तो बस जी नहीं है जी, पहली बार बोलो नहीं है जी, या हमारे बजट में नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, पहली बार बोलोगे, जितना क्लियर बोलोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये मेरा एक आप लोगों को एक संदेश है। मुझे पता है थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बहुत ही फिलोसफिकल हो गया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं। दूसरा, हम इक्विटी के बेनिफिट्स को नहीं लेते। हम, कई लोग होते हैं नहीं जी इक्विटी जो है जुआ सट्टा समथिंग समथिंग, नहीं जी हमें इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करना, इसके बारे में हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। प्लीज take the benefit of equity in your life, because equity is the only source of wealth creation. All other investments are the protection of your money. जब आप बैंक में पैसा रखते हो तो वो वेल्थ क्रिएट नहीं होती, वो केवल आपके पैसे को प्रोटेक्ट करता है। आज 1 लाख रखा, 1 साल बाद वो 1,05,000 हो गया या 1,08,000 हो गया, तो आपके पैसे 8,000 नहीं बढ़े हैं, प्लीज रिमेंबर, क्योंकि वो उतना ही देगा जितना इन्फ्लेशन है। आरबीआई सीआरआर एसएलआर उस हिसाब से रखती है जिस हिसाब से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। तो व्हेन यू आर पुटिंग योर मनी इन ऑल अदर, गोल्ड में रखते हैं, एफडीज में रखते हैं, तो दीज आर ओनली प्रोटेक्शन ऑफ योर मनी, दीज आर नॉट द इन्वेस्टमेंट, दीज आर नॉट क्रिएटिंग वेल्थ। मैं भी एफडी में पैसा रखता हूं, लेकिन उतना रखता हूं जितना कि मेरे को एकदम, मेरे को इमरजेंसी फंड के लिए चाहिए कि अगर कल को मेरे पास पैसे ना हो तो मैं 4 महीने मेरे बच्चे क्या खाएंगे। दैट मनी, so that is security money should be in order. When you have to grow your money should only and only be in equity. This is my request. Another thing, अब ये समझ में आ गया जी, आपने कह दिया इक्विटी में होगा हम जाके इक्विटी खरीदेंगे। नो, इक्विटी को आपको समझना पड़ेगा। प्लीज डू नॉट डिपेंड अपॉन टिप्स। या तो आप किसी प्रोफेशनल को हायर कीजिए कि जी मैं आपको हायर करता हूं, मैं आपको इस हायरिंग का ये फीस दूंगा और मुझे आप गाइड करो कि जी मुझे कौन से शेयर खरीदने हैं, कौन से म्यूचुअल फंड खरीदने हैं, कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, कब शेयर से एग्जिट करना है, उसको एकदम। और या फिर प्लीज अपने रिसर्च करो। विदाउट रिसर्च अगर आप इक्विटी खरीदेंगे तो आपके दिल में हमेशा रहेगा अरे ऊपर गया नीचे गया बेच दो। लेकिन अगर आप रिसर्च से खरीदेंगे तो यू विल हैव कन्विक्शन। आप गुड इक्विटी और बैड इक्विटी के बीच में डिफरेंस कर पाएंगे। और मुझे पता है, आज मैं बता रहा हूँ डिवीज लैब खरीदा, मैं आपको बता रहा हूँ डिवीज लैब आज मैंने खरीदा है। अब डिवीज लैब हो सकता है कल 10% और नीचे चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे पता है कि जो हमारे कंपोनेंट वो बनाती है वो चाइना से मार्केट इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आज 20-22-25% हम इंडिया वाले करते हैं, बाकी 80% चाइना करता है। अगर वहां से 10%, 15%, 20% शिफ्ट होता है तो डिवीज लैब का बिजनेस डबल होता है। मुझे समझ में आता है आज रिजल्ट खराब आया है, इसलिए डिवीज लैब का मार्केट प्राइस मुझे 8% नीचे मिला है और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को गेन किया, क्योंकि मैंने खरीदा 5 साल के लिए, मैंने खरीदा 3 साल के लिए। अब अगर 3 महीने में मेरा टारगेट आ गया मैं एग्जिट कर जाऊंगा, लेकिन खरीदते समय एकदम क्लियर हूं कि हाँ जी मैंने डिवीज लैब अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। ये हमें समझ में आना चाहिए। दूसरा, वही जो मैंने शुरू में बताया, जो हमने गलती की किसके साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। प्लीज जब आप कोई शेयर खरीद रहे हैं उसका टारगेट आपको पहले दिन होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों को एग्जांपल करके बता रहा हूं, ऑल द पीएमएस मेंबर्स जितने जुड़े होंगे 2300 समथिंग पे मैंने आप लोगों को रिलायंस करवाया अभी पिछले महीने, तो आज रिलायंस खरीद लो। सबके बाद मैसेज आया होगा, बताइए आया नहीं आया? रिलायंस का चार्ट के साथ मैंने भेजा था, आया? बोलिए कोई? रिलायंस, मैं इन्वेस्टिंग स्टॉक रिलायंस को नहीं मानता, मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रिलायंस नहीं है, ना मैं कभी रखता हूं।
लेकिन रिलायंस को एक टारगेट के साथ मैंने 2300 पे खरीदा, मेरे पास 26 समथिंग का 80 का 70 का टारगेट है, वहां पे जाते ही मैं बेच दूंगा। 1 डेढ़ 2 महीने में भी अगर मुझे 3 महीने में भी अगर मुझे मिलता है, ये सीधे सीधे कितना होता है, ये सीधे सीधे 15% 18% होता है। 18% के लिए अगर मुझे 6 महीने में लग जाए तो क्या दिक्कत है, बड़े आराम से आ जाता है। तो टारगेट आपका खरीदने वाले दिन, द डे यू आर बाइंग द इक्विटी, सेम डे आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि इसके आसपास आएगा तो मैं बेच दूंगा। ये नहीं कि एग्जैक्ट प्राइस वही आएगा, उसके आसपास आएगा। सपोज आपने 100 शेयर खरीदे हैं, आपने उसके थोड़ा सा नीचे है 10 रुपए 20 रुपए, तो आपने 50 बेच दिए, थोड़ा सा और ऊपर गया तो फिर 25 बेच दिए, फिर 25, लाइक दैट यू स्टार्ट सेलिंग। तो आपको हमेशा फायदे में रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज विदाउट टारगेट अगर आप इक्विटी खरीदेंगे तो हमेशा इक्विटी में आप परेशान रहेंगे। इक्विटी के बिना टारगेट के हमें नहीं खरीदना है। दिस इज माय कांटेक्ट नंबर, आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी हैविंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज कोशिश करेंगे व्हाट्सएप पे डालने की। अब मैं आप लोगों की क्वेरीज लूंगा थोड़ा, मेरे पास अभी 8 मिनट है एग्जैक्ट, तो आप अगर वीडियो ऑन करके हैंड रेज करेंगे। शुरू में कुछ लोगों ने हैंड रेज किया था, मैं उनको जवाब नहीं दे पाया था, तो अब मैं आपकी क्वेरीज लूंगा। एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आई थिंक जिसके भी मैंने क्वेश्चन नहीं दिए थे, एनी वन ऑफ यू, मैं कोशिश ये करूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डू नॉट गो स्टॉक स्पेसिफिक। किसी स्टॉक को हम सर इसको खरीदें बेचें, उसके लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, स्टॉक पे चर्चा, और उसमें हम बातें करते हैं बहुत सारे। आज आप इससे रिलेटेड कुछ पूछेंगे तो ज्यादा। नेहा मित्तल जी बताइए। सर सिम्फनी पूछना था मेरे को। कोई बात नहीं, सिम्फनी अभी मेरे पोर्टफोलियो में भी है, मैंने खरीद के रखा हुआ है, एक अच्छा स्टॉक है, इसको रखिए, यू विल एंजॉय दिस। ठीक है सर इसमें कोई चार्ट में कोई पैटर्न या कुछ मेरे को एक्चुअली क्लियर नहीं हो रहा है वो। अच्छा कोई बात नहीं, हम कभी ना स्टॉक पे चर्चा करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने बताया ना, एक पर्टिकुलर स्टॉक पे ना जाके अगर हम थोड़ा सा फिलोसफी पे बात करें, थोड़ा सा इन्वेस्टिंग पे बात करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है कि सर कितना इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे स्टॉक को डिसाइड करें, कि उसमें म्यूचुअल फंड डिसाइड करें, क्या म्यूचुअल फंड में जाए या ना जाए, इस तरह की कुछ क्वेरीज हैं आप लोगों की। मिस सुबह भास्कर, यू वांट टू से समथिंग प्लीज? ओके सर। Yeah, sir. Sir, what is loot lay? That is Divi's lab. You mentioned that I couldn't understand the meaning for that loot lay in the sense. I sent Divi's. Oh, you are from South India. I know. I'm extremely sorry. I sent a message. Divi's lab loot low means go and buy it as soon as possible. Okay. So next time I will try कि हाँ Okay. loot low means। सर आज आपका मैसेज आया था दिविस लैब का? आया था कि नहीं आया था, बताइए बाकी लोग। सर आज तो नहीं, कोई आया मैसेज था नहीं सर, आया। आया था। सर मेरे पास नहीं आया। दोनों के लिए आया, मुथूट को बेचने का, मेरे पास भी आया है ना, आया होगा, जरूर आया होगा। मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग जो टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं उन लोगों को हो सकता है कि कुछ दिक्कतें आ रही हो। प्लीज टेलीग्राम से जुड़िए, और वो लोग नहीं जुड़े होंगे जिन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे। तो प्लीज Sir, that means this is the right time to buy. You mentioned, right? yes, Sir? Am I right? ये एकदम मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप उसका मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया, मैंने क्यों खरीदा। आई होप, क्या किसी को दिविज लैब के फंडामेंटल पे कोई डाउट है? आई होप जितने लोग मुझसे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा दिविज लैब इज फंडामेंटली एक्सलेंट स्टॉक। मैं आपको टेक्निकल पे ले जाता हूँ, केवल थोड़ा सा आपको जानने के लिए, सिखाने के लिए। सी की दिविज लैब में आज हुआ क्या, क्यों मैंने इसको देखा, क्या मैंने इसको विजुलाइज किया। सी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। This is the stock Divi's Lab. Now इसका अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें, इस चार्ट को आप देखो जरा ध्यान से, बहुत ही अच्छा सपोर्ट इस रेंज में। सी दिस रेंज अराउंड 3472 3445 3485, दिस इज द बेस्ट सपोर्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट था। आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी 2021, देन फरवरी 2021, देन मार्च 2021। सेम सपोर्ट इसने दिया था 23 मई 2022 मई में, फिर सेम सपोर्ट इसने दिया था अगस्त में, और आज भी ठीक उसी पॉइंट पे जाके ये रुका था, उसी पॉइंट पे। तो दिस इज बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। क्या ये इसके नीचे नहीं जाएगा? मैंने फिर बताया हुआ है आपको कि मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि मैंने जब खरीदा तो वो उसके नीचे नहीं जाएगा, लेकिन मुझे एक हर चीज की एक बाइंग रेंज समझ में आती है। ये चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है इस पॉइंट पे।
हो सकता है ये इसके नीचे जाएगा, अगर नीचे जाएगा तो मैं किसी पॉइंट पे जाके एवरेजिंग करने की कोशिश करूंगा। वो पॉइंट क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, वो मुझे एक पॉइंट दिखता है, अगर जाएगा तो ये इस पॉइंट पे फिर जाएगा। अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो इट विल गो अराउंड दिस पॉइंट टू कवर दिस गैप। देयर इज अ गैप इन द चार्ट, सी दिस गैप, देयर इज अ गैप इन द चार्ट। हो सकता है इस गैप को कवर करने के लिए नीचे जाए, इस गैप को। तो नाउ मैंने आज यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई हुआ है कि जब भी मैं कोई शेयर इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं 3% करता हूँ, उसके बाद फिर मैं नीचे जाके उसको एवरेजिंग करता हूँ। अब ऐसा नहीं कि कल वो 2% ऊपर नीचे चला गया, 4% नीचे चला गया मैं करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं अब नेक्स्ट बाइंग भी मेरी डिसाइडेड है, आई विल बाय दिस शेयर एट दिस लेवल। यहाँ पे फिर इसका एक सपोर्ट बन रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। तो इस लेवल पे जाके कहीं 2500-2550 के आसपास मैं इसकी एवरेजिंग करूंगा। अगर ये नीचे गया तो मुझे लगता नहीं कि नीचे जाएगा, मुझे नहीं लगता। अगर ये नहीं जाता है तो फिर यहीं से मुझे ऊपर जाएगा। और अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट मुझे इसका 4400 का दिखता है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट इसका 4400 का है। लॉन्ग टर्म तो ये बहुत अच्छा चार्ट है, अच्छा कंपनी है, इसको रखने वाली कंपनी है। दैट इज द रीजन आई हैव परचेज दिस शेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Sir, you have not started the वन बाय वन प्लीज रेज योर हैंड, और फिर आप बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने आपको बताया था मुझे सैटरडे को बैच स्टार्ट करना था। एक्चुअली मैं 2 दिन से, उससे पहले के 2 दिन में एक स्कूल में था, बहुत थक गया था, थोड़ा सा वायरल फील होने लगा, तो मैंने छुट्टी ले ली और मैं 2 दिन से मैंने कुछ नहीं किया कुछ, तो इसलिए मैंने आप लोगों के बैच स्टार्ट नहीं किया जो टेक्निकल मुझे करना था। दिस सैटरडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट दैट बैच। तो जिन लोगों को ज्वाइन कर रखा है, आपने पेमेंट दे रखी है, निश्चिंत रहिए, आप लोग आराम से सैटरडे से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ अमित शर्मा जी। कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं। सर अमित शर्मा जी, एक क्वेश्चन था सर, फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। मुझे एलआईसी खरीदना नहीं है कभी भी, लेकिन एलआईसी के जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स हैं उनको स्टडी कर रहा था, मुझे लगा एलआईसी की आरओसी और आरओई में देयर इज अ मैं बताता हूँ, ठीक है सर, मैं समझ गया, मैं समझ गया सर। एलआईसी आज के टाइम पे टेक्निकली बहुत अच्छा स्टॉक है। टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ, आज के टाइम पे फंडामेंटली भी एलआईसी एक बहुत अच्छी स्टॉक है। लेकिन मैं जब कहता हूं तो हमेशा कहता हूं 3 एनालिसिस किया जाता है स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे पहले बिजनेस एनालिसिस, फिर फंडामेंटल एनालिसिस दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस, और देन टेक्निकल एनालिसिस। 2 एनालिसिस जिसको मैं फाइनेंशियल एनालिसिस और जब मैं उसके बैलेंस शीट देखता हूं, जब मैं उसका और जब मैं उसका टेक्निकल्स देखता हूं, दोनों पे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं उसकी बिजनेस एनालिसिस करता हूं तो मेरा दिमाग कहता है कि नहीं जी, इसको मैं इन्वेस्ट नहीं करना। क्यों? मैं आपको बताता हूं। अचानक कल एक न्यूज आए कि जी कोटक महिंद्रा बैंक डूब रहा है, कोई वेदांत भास्कर उसका पैसा लेके सारा भागने वाला है, जैसे नीरव मोदी भाग गया। अब अचानक मोदी जी के वहां से एक ऑर्डर आएगा एलआईसी को, जाइए आप कोटक महिंद्रा के कुछ शेयर खरीद के उसमें कुछ फंड डालिए, इन्वेस्ट करिए। मतलब एलआईसी का कोई लेना देना नहीं। आप बताइए, जब दुनिया में सब डूबने लगे, जब आपका आईडीएफसी डूबने लगा तो एलआईसी, जब यस बैंक डूबने लगा तो उसके फंड्स जो उसके पास जो आरओसी कमा रहा है, इतना अच्छा आरओसी कमा रहा है। देखिए, अच्छा पैसा कमाना मत, क्या वो अच्छा पैसा शेयर होल्डर्स को मिल रहा है कि नहीं? आई एम अ शेयर होल्डर, आई वांट माय मनी रिटर्न ऑन माय इन्वेस्टमेंट। आरओसी बहुत अच्छा है, लेकिन वो आरओसी यस बैंक को बचाने में खर्च हो जाता है। मेरा आरओई बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो है आईडीएफसी को बचाने में खर्च हो जाता है। तो बताइए मैं क्या करूंगा? पैसे तो मैंने तो इन्वेस्ट करना, मुझे तो उस पर रिटर्न चाहिए, ईदर इन फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ माय शेयर और इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। वो मुझे नहीं मिलेगी तो आई विल नॉट गो इनटू दैट कंपनी। दैट इज द रीजन आई विल नेवर इन्वेस्ट इनटू एलआईसी। दिस इज माय लॉजिक। आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है एलआईसी का डबल हो जाए, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मेरा सिंपल सी बात है, मुझे तो विजन दिखना चाहिए कि देखिए, मुझे वो इंसान दिखना चाहिए जो अपनी कंपनी में प्रॉफिट कमाने पे एकदम जोर दे। क्यों? क्योंकि जब वो प्रॉफिट कमाएगा तो पैसा उसे भी चाहिए। जब एशियन पेंट में खरीदता हूं तो मुझे पता है एशियन पेंट के मालिक का घर ना उसके डिविडेंड पे चलता है। वो डिविडेंड नहीं देगा तो उसका घर, उसके बच्चों की फीस नहीं जाएगी। एशियन पेंट के मालिक के बच्चों की फीस नहीं जाएगी।
इसलिए वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, वो पैसा कमाएगा, आगे ग्रोथ करेगा, उसको घर खरीदना है, बच्चों को घूमने ले जाना है, उसको फॉरेन में जाना है, सब कुछ के लिए उसको भी पैसा चाहिए, इसलिए मैं एशियन पेंट खरीदता हूं। लेकिन LIC के मालिक का घर नहीं चलता उसके डिविडेंड से। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ताहिर अहमद जी बताइए। सर आपके कुछ सेशंस डिमांड करते हैं कि हम कि उसको आप सोशल मीडिया में चीजें डालिए और उसका आप इनवाइट लीजिए, कई सेशंस ऐसे होते हैं। तो मैं इस वजह से नहीं, कई सेशंस मेरे एक दो मिस हुए हैं क्योंकि मैं सोशल मीडिया में एक्टिव ही नहीं हूँ सर। मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, मैं इंस्टा पे नहीं हूँ, मैं टेलीग्राम पे नहीं हूँ। देखिए मेरा पर्पज, मैं आप लोगों को, मेरा पर्पज ये तो है कि मैं सर शेयर नहीं कर पाता। मैं समझ गया आपका, मैं बता रहा हूँ इसका पर्पज पहले समझने को। विजन क्या है हमारा, हमारे इस प्लेटफॉर्म का विजन क्या है? विजन ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, आपसे भी मैं किसी न किसी के थ्रू ही जुड़ा हुआ, किसी व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं ना कहीं से आपको मिला होगा ये। तो अब सोचिए कि ताहिर अहमद जी को तो रिंग मिल गया, लेकिन एक एक्स हैं जिनको रिंग नहीं मिल पा रहा है, उनको पता ही नहीं ऐसा। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मेरे को, सर अभी तो हमें 10 दिन पहले हमें आपका ये रिंग मिला या कहीं से, उन तक हम कैसे, जो मेरे से जुड़ सकते थे, जितने मेरे ग्रुप थे, टीचर्स के ग्रुप थे, फेसबुक था, वहां तक तो हम पहुंच गए। अब उसके आगे क्या, उसके आगे आप लोग पहुंचा सकते हो। दैट इज द रीजन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपका कोई लिंक है तो आप पहुंच जाए, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप भी देखिए, आप में से कोई बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने तो सबको आज एंट्री दे दी। ये कहने के पीछे लॉजिक होता है, आज लोगों ने 10 जगह डाला और उस 10 जगह डालने की वजह से अगर आज 2 लोग भी एक्स्ट्रा जुड़ गए होंगे ना, तो उनका कुछ बेनिफिट हो गया होगा। बस दिस इज द रीजन। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जब भी आपको मैं कहूं तो प्लीज आगे इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है जिसमें आप जितना शेयर करेंगे, मैं तो कहता हूं ना, आप HUL का शेयर खरीदिए और खूब सोचना चाहिए मैंने खरीदा, मैंने खरीदा, मैंने खरीदा। अगर दुनिया भी खरीदने लगेगी तो बताइए आपको नुकसान होगा या फायदा होगा? सर प्रॉफिट होगा। तो यही और ऊपर जाएगा। इसको तो आप जितना फैलाएंगे उतना आप फायदे में रहें। अगर मेरे साथ आप जुड़े हैं, यानी आप वही शेयर खरीद रहे होंगे जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से निकल के आ रहा है, वही बाकी लोगों को भी पता चलेगा। जब ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदना शुरू करेंगे तो आप बताइए आपको नुकसान कहां से होगा? आपको कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। तो इस पूरे प्रोसेस में मैंने बताया ना, मैंने ये मैकेनिज्म ही ऐसा डिजाइन किया जिसमें सब कोई विन विन सिचुएशन में हो, लॉस में तो कोई हो। श्वेता शर्मा जी प्लीज, आपका क्वेश्चन। सर डेट फंड्स के बारे में कुछ बता सकते हैं, मतलब कब इन्वेस्ट करना चाहिए डेट फंड्स में? मुझे बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है डेट फंड्स की। देखिए डेट फंड में आपको अपनी इमरजेंसी मनी को पार्क करके रखना चाहिए। आज भी मेरे पास किसी का मैसेज आया था, अच्छे डेट फंड का नाम पूछ रहा था। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपना पैसा ICICI के डेट फंड में रखता हूं और SBI के डेट फंड में रखता हूं। जो मेरा इमरजेंसी फंड है, जनरली मैं 6 महीने के अपने एक्सपेंसेस को डेट फंड में रखता हूं जनरली मैं। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने उसमें से कुछ पैसा FD में रखा हुआ है। जैसे 6 महीने का सपोज 6 लाख रुपए, तो 2 लाख मैंने FD में रखा है, 2 लाख मैंने ICICI के डेट फंड में रखा हुआ है और 2 लाख मैंने SBI के डेट फंड में रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से मैंने 1/3 करके रखा है। डेट फंड में जनरली आपको 6 से 8% के बीच में रिटर्न मिलती है। ये एक्चुअल में फिर वही, डेट फंड इज नॉट टू क्रिएट वेल्थ, डेट फंड ओनली फॉर द सेफ्टी होते हैं। कुछ हमारी सेविंग्स होती है फॉर सेफ्टी और कुछ सेविंग होती है फॉर द ग्रोथ। हम सारे पैसे को ग्रोथ में नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हमने इक्विटी मार्केट में डाला हुआ है और इक्विटी मार्केट कहीं क्रैश कर गई और आपको 6 महीने आगे खाने हैं, तो आप क्या करोगे? तो अल्टीमेटली आपको लॉस में निकालना पड़ेगा। तो प्लीज, आज मार्केट बढ़ रही है इसलिए आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगले 1.5 साल के लिए रिसेशन आ जाए, मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाए। इसलिए आपका नेक्स्ट 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जनरली 3 to 6 मंथ का पैसा, 3 to 6 month of your expenses should be somewhere into debt fund. थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा, सेशन का फीडबैक व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पे भी आप डाल सकते हैं डालें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। टेलीग्राम पे भी मैं आप लोगों का फीडबैक वेट करूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर।